हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज़ राहुल। नाम तो सुना ही होगा। 29 सितंबर का करेंटली का एपिसोड लेकर मैं आया हूँ। सबसे पहला जो सेगमेंट आज डिस्कस करने वाले हैं वो है द डायमेंशन फैक्ट्री। एंड टॉपिक मैंने ऑलरेडी कल आप लोगों को जो हमारा डेडिकेटेड ग्रुप है 2026 का उस पर बता ही दिया कि जो जूट और कॉटन इंडस्ट्री है या मिल्स हैं उनकी लोकेशन से रिलेटेड कि लोकेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जी ज्योग्राफी में, GS1 में, यूपीएससी मेंस में। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर साल दिखेगा। तो ये जो एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस दिखते हैं। तो जूट मिल से रिलेटेड आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ने से पहले मुझे तीन चीज़ें मैं बोलता हूँ। CSI करना, पहले कोड डिमांड्स आइडेंटिफाई करना, देन कैसे स्ट्रक्चर करोगे वो बताना, एंड देन इंट्रोडक्शन में कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं सो दैट हम डिमांड को दिखा दें, एक सही टोन के साथ स्टार्ट करें। तो ये भी हम दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप लोग वीडियो को अभी पॉज करो और ये तीन चीज़ मुझे बता के करके दिखाओ। कमेंट सेक्शन में कर सकते हो या आपके पास वो पेज एंड पेपर है ना, जो भी है उस पर आप लिख कर ये मुझे भेज सकते हो, ठीक है। और टाइमिंग आपको पता है 7 to 9 PM एवरी डे। 70 से ज़्यादा बच्चे डेली आंसर्स लिख रहे हैं, तो आप लोग पीछे मत रहो और एक कंटिन्यूटी बनाओ। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीडियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों ने पॉज कर दिया है। हाईलाइट द रीजंस बिहाइंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जूट मिल्स इन वेस्ट बंगाल। एक तो मुझे दिख गया कोड डिमांड रीजंस कि वेस्ट बंगाल में जूट मिल्स क्यों है ज़्यादा, कंसंट्रेशन उनकी हाई क्यों है। एंड द सेकेंड थिंग इज अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स, also give the account of the problems that the jute industry of India is confronted with। प्रॉब्लम्स दिखाना है हमें अभी, और यहाँ पे इंडिया आ गया, कलेक्टिवली दिखा रहे हो। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स, आई थिंक 80% जो इंडिया में हो ना वेस्ट बंगाल में ही है। लेकिन लेकिन अभी क्वेश्चन पूरे इंडिया के लिए पूछ रहा है, तो ये भी ध्यान में रखना है। सेकेंड पार्ट में आपको इंडिया पे फोकस रखना है। अब देखो, मैंने आप लोगों को सिखाया है कि अगर जो कोड डिमांड है, अगर प्रॉब्लम्स आ गया, इश्यूज आ गया ना, तो चाहे क्वेश्चन में पूछे ना पूछे, एक वे फॉरवर्ड चाहे 3 पॉइंट्स का ही हो, ये आपको लेकिन वे फॉरवर्ड छोटा सा दिखाना है, ठीक है। ये है आपके कोड डिमांड्स, रीजंस, प्रॉब्लम्स, एंड देन जो वे फॉरवर्ड है सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो है आप आंसर लिखोगे। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, एंड दैट इज स्ट्रक्चरिंग। कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है, तो आपको पता है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरिंग में इंट्रो और कंक्लूजन तो होगा ही। बॉडी में तो हमने जैसे कोड डिमांड से अलाइन हमें करना है, हमने देख लिया कोड डिमांड्स क्या है। तीन हमें एड्रेस करने हैं। पहला हेडिंग कह लो कि होगा ऑन दी रीजन्स ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है बंगाल में। सेकेंड जो बॉडी में हेडिंग होगा, दैट विल बी मेजर हेडिंग, दैट विल बी जो प्रॉब्लम्स है। इन दोनों को मैक्सिमम स्पेस देना। स्पेस पे भी ध्यान रखिएगा, आप लोग स्पेस को ना ध्यान नहीं रखते हो। आंसर जो है ना, किसी एक पार्टिकुलर डिमांड में बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हो और किसी दूसरे डिमांड में जिसको इक्वली एड्रेस करना था उसमें बहुत कम स्पेस देते हो आप। एंड द थर्ड थिंग इज वे फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी कि सेकेंड स्ट्रक्चरिंग भी हमने देख लिया। एंड द थर्ड थिंग इज इंट्रोडक्शन, कैसे लिखना है इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं एक चीज पहले बताना चाहता हूँ, एक कंटेक्स्ट देना चाहता हूँ। इंडिया जो है वो डिवाइड हुआ था 1947 में। उससे पहले इंडिया किस तरीके से था? बंगाल जो था, मतलब मेजरली दो बंगाल था, दोनों यूनाइटेड थे, बट कहा जाता था कि ईस्ट बंगाल है एंड दूसरा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल अभी इंडिया का पार्ट है। ईस्ट बंगाल आपको पता है कि 1947 में पाकिस्तान का पार्ट बन गया। बट पॉइंट इज कि जब पार्टीशन हुआ ना, तो मोस्ट ऑफ द जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज है ना, जो जहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस हैं, वो बांग्लादेश, दैट इज ईस्ट बंगाल में है। एंड मोस्ट ऑफ द मिल्स जो हैं वो हुगली कोलकाता के आसपास में इसको बनाया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था, स्पेशली जो कॉलोनियल टाइम्स हैं उस समय में। सो अब जूट है रॉ मटेरियल, और ये फुट लूजिंग होता है, वेट लूजिंग होता है, सॉरी। तो वेट लूजिंग की वजह से क्या होगा कि आपको जूट मिल्स जो है ना पास में ही रहने हैं, बट यहाँ पे आपके पास उतने जूट प्रोड्यूसिंग जो है जूट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो जितना आपने मिल्स खड़े किए हैं। एंड आपका एक हिस्टोरिकल लिंक रहा है ना ईस्ट बंगाल के साथ, आपके सारे जूट्स यहीं से आते थे, रॉ मटेरियल से यहीं से आते थे, तो वो बंद हो गया। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको मिस नहीं करना है कि बस हम ना एक चीज जनरलाइज कर देंगे कि जूट भी हम ही प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन मिल्स भी, ये सॉरी जूट मिल्स भी हमारे पास ही हैं। ये वाला जो कंटेक्स्ट है वो भी दिखाना है अपने को आंसर को करते हुए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि इसको नॉलेज है। ये नहीं कि बस हाँ प्रॉब्लम्स दिखा दिया, रीजंस दिखा दिया एंड देन प्रॉब्लम्स दिखा दिया। तो इन दोनों इस कंटेक्स्ट को टच करना है। तो द थिंग इज
इंट्रोडक्शन बहुत तरीके से लिखे जा सकते हैं। एक तो हिस्टोरिकल वे में लिख सकते हो कि ब्रिटेन जो ब्रिटिश लेगेसी रही है उसके एस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं कि मिड 19th सेंचुरी में बहुत सारे जूट मिल्स इंडिया में शुरुआत किए गए इन कोलकाता, ठीक है। और उसको टच करा सकते हो कि ईस्ट बंगाल में, या कह लो तब यूनाइटेड जो बंगाल था उसमें जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे, इस तरीके से टच कर सकते हो। एंड देन आगे जो चीज़ें हम लिख सकते हैं, ठीक है। देन हिस्टोरिकल के अलावा हम दे सकते हैं फैक्चुअल बेसिस पे। हमको अभी भी पता है कि इंडिया में 70% जो है जूट प्रोड्यूस होता है, एंड जो 80% है वो वेस्ट बंगाल में जूट मिल्स हैं एस्टेब्लिश्ड। ऐसे हम फैक्चुअल भी दे सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो हैव वन मोर थिंग, कॉन्सेप्चुअल दे सकते हैं कि जूट जो है एज अ जो ना क्रॉप्स हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि जूट जो है एक गोल्डन फाइबर है, ठीक है। एंड जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं कि ये वेट लूजिंग है, इसको बगल में ही, मतलब कि लोकेशन जो चाहिए इंडस्ट्री का, जूट इंडस्ट्री का, वो बगल में ही चाहिए, मतलब प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से 3 तरीके से मेरे हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट है ना द डायमेंशन फैक्ट्री का, आपने कर लिया। अब है आपको लिखना आंसर। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। बॉडी में रीजन्स लिखने के लिए आपके पास बहुत तरीके हैं। आप बात कर सकते हो कि बहुत तरीके हैं, जैसे जोग्राफिकल एस्पेक्ट में लिख सकते हो क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक, रिवर जो है पेरेनियल रिवर बहती है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। मतलब रीजन अभी मैं बता रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में शुगर मिल क्यों है, तो सॉरी जूट इंडस्ट्री या जूट मिल्स इतने क्यों हैं, तो इसका रीजन है कि जोग्राफिकल एस्पेक्ट है कि रॉ मटेरियल्स मिलते हैं इधर, ये दिखाना है। रॉ मटेरियल्स के लिए हमारे पास ज्योग्राफी सबसे सुंदर है कि एग्रो क्लाइमेटिक एस्पेक्ट में टच कर सकते हैं, रिवर दिखा सकते हैं, हिस्टोरिकल लेगेसी दिखा सकते हैं, स्पेशली अंग्रेजों ने जो एस्टैब्लिश किया था। हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी टच कर सकते हैं, ठीक है, कि मार्केट एक्सेस है, नेविगेशन ईजिली होता है, और दूसरा ये भी है कि मार्केट एक्सेस इस सेंस में बताना है कि इंटरनेशनल मार्केट तक भी हम पहुंच सकते हैं कोलकाता पोर्ट के थ्रू। देन वी हैव वन मोर थिंग कि चीप लेबर जो है एबंडेंट मात्रा में चाहिए इस क्रॉप, मतलब इस इंडस्ट्री के लिए, वो अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल खुद है, फिर आसाम है, बिहार है, या वेस्टर्न ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं, उड़ीसा के लोग आते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम। तो बहुत सारी चीजें हैं जैसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 4-5 पॉइंट शो कर दिया, वही मोर देन इनफ है रीजन्स में। और इसको ना डेटा से अगर बैक कर दोगे तो और ज्यादा अच्छे से पॉइंट सब्सटेंशिएशन हो जाएगा हर एक आर्ग्यूमेंट या पॉइंट को। देन वी हैव दी प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे हमें इंडिया का शो करना है। तो प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला है इसका डिमांड जो है ना जूट का, वो घटता जा रहा है। रीजन क्या है आपको पता है, सिंथेटिक्स जो है इसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। सो सिंथेटिक्स जो मतलब कि आर्टिफिशियल जो जूट जो बन रहा है, मतलब कि जूट रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा है डिमांड को हम छोड़ दें तो वी हैव, अगर बात करें तो जो बांग्लादेश फैक्टर है वही रॉ मटेरियल वाला, वो बांग्लादेश के पास जो है ज़्यादा लीड है, ठीक है। इसको भी हम टच कर सकते हैं, या कंपटीशन हमें दे रहा है। देन वी कैन शो कि फ्रेगमेंटेड मिल्स हैं, और फ्रेगमेंटेड मिल्स तो हैं ही, मशीनरी का भी जो है ना वही रिडेंडेंट मशीनरी को हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होता है और प्रोडक्टिविटी लो होती है, उसको भी हम दिखा सकते हैं। फिर हम दिखा सकते हैं कि जो इरेगुलर सप्लाई ऑफ जूट आपको होता है, उसका रीज़न ये है कि एक तो मानसून पे डिपेंडेंट है जूट प्रोडक्शन। सेकेंडली जो फूड के लिए जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जूट ही उगाएंगे लोग, फूड क्रॉप्स जैसे राइस वीट की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न आप शो कर सकते हो, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स दे सकते हो कि जूट को सही से मार्केटिंग उसकी नहीं की जा सकती, या डाइवर्सिफिकेशन जूट का नहीं हो रहा है। जूट के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम उसको अभी के डिमांड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना, कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जियो टेक्सटाइल्स हैं, या आपको बहुत सारी चीज़ें, बैग्स वगैरह हम बना सकते हैं। तो उस तरीके से हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया है प्रोडक्ट को, बस हम जो है 1-2 चीज़ें ही बना रहे हैं हिस्टोरिकली जो बनाते आ रहे हैं। देन वे फॉरवर्ड हम दे सकते हैं, बहुत 3-4 पॉइंट्स हम इसमें इसी प्रॉब्लम्स को यूज़ करते हुए हम वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि हम इको फ्रेंडली जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। देन मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं मशीनरी का, हम वर्ल्ड के बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख सकते हैं, स्पेशली चाइना से, कि कैसे ग्लोबल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि कैसे चाइना ने अपने रिडेंडेंट मशीनरी को जो है ना मॉडर्नाइज किया स्लोली, ये हो सकता है। देन जो
इसका प्रमोशन होना चाहिए, ये भी एक चीज़ है ना कि अच्छे से प्रमोट नहीं किया जा रहा है जूट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और एक दो पॉइंट्स आपको लगे तो दिखा दो, देन कॉन्क्लूड कर दो, ठीक है। कॉन्क्लूजन आप वे फॉरवर्ड जब लिख ही दिया तो कॉन्क्लूजन में आपको दिखाना पड़ेगा कि जूट एक तरह से समराइज कर दो। सबसे पहले मैं यही बच्चों को सिखाता हूँ कि समराइज करना सीखो, जो आपने प्रूव कर दिया ना अभी बॉडी में और इंट्रोडक्शन में, उसी को समराइज करना है। सबसे पहला सेंटेंस वुड बी दैट इन योर कंक्लूजन, एंड देन जो है स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस जूट इंडस्ट्री में, जूट मिल्स में काम करते हैं, तो उनका प्रॉब्लम अगर हम लार्जर गोल से इसको कनेक्ट कर देंगे। सो यही है ये क्वेश्चन, आपको इसको सॉल्व करना है, आपको 7 to 9 PM आपको सबमिट करना है, ठीक है। और ये आपके टॉप, ये न्यूज़ में भी था, मैंने इसको स्पेसिफिकली दिखाया कि 13 सितंबर को द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था, फार्मर्स डिमांड जूट MSP, ठीक है। जूट को MSP मिलता है, यू ऑल नो, ऑफ ₹12,000 पर क्विंटल। तो ये इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम्स में और भी चीज़ें हम दिखा सकते हैं, जैसे वी कैन शो कि कोलकाता में जो लगातार स्ट्राइक्स होते रहते हैं, और एक रहा है ना कम्युनिस्ट वहाँ पे सरकार रही है, तो उसकी वजह से बार बार बंद होते रहे, प्रोडक्शन रुकता रहा, तो ये सब भी रीजन हम शो कर सकते हैं। अब हमारे टॉपर ने ऐसे ही किया कि जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, इस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंड दिखाया कि वेस्ट बंगाल की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एंड देन रीजन्स दिखाया, एंड इट इज रीजन फॉर, मतलब वेस्ट बंगाल पहला रीजन इंट्रोडक्शन में ही उन्होंने दिखा दिया। देखो एक और अच्छी चीज़ है, पहला रीजन उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन की बात वेस्ट बंगाल में इसलिए कर दी कि जो 90% है ना उनके अकॉर्डिंग ये वहीं पे प्रोड्यूस होता है, तो दैट्स वाई। देन अदर रीजन्स भी दिखाया कि वेबर प्रिंसिपल जो होता है सिंपल की इंडस्ट्री फॉर वेट लूजिंग क्रॉप है। क्या होता है वेट लूजिंग का मतलब, ये मैं अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि कोई एक रॉ मटेरियल है, एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल है, तो उसका वेट धीरे धीरे लूज वो करता है, मतलब उसको एक जो आपको सुटेबल प्रोडक्ट बनाना है ना, उसको जूट फाइबर आपको बनाना है, तो अब डायरेक्ट जो आपने प्रोड्यूस किया ना क्रॉप फील्ड से, वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे उसको, फिर रेटिंग होती है, एक प्रोसेस होता है कि पानी में डुबाया जाता है उस फसल को, तो ये धीरे धीरे वेट लूज करता है। तो आपका जो इंडस्ट्री है ना, जैसे शुगर केन का भी इंडस्ट्री पास में ही होना चाहिए, एल्स जो है वो वेट बहुत जल्दी लूज करता है, तो उसकी क्वालिटी भी खराब डिग्रेड होगी, ठीक है। देन क्लाइमेटिक रीजन्स देखो कैसे पिन पॉइंट किया और स्मार्टली ऐसे 3-4 इसमें एक में ही पॉइंट कैसे दिखाया, ये भी प्रेजेंटेशन का पार्ट है देखो, और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, सिंपल चीज़ें हैं देखो, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। देन हिस्टोरिकल रीजन्स वही ब्रिटिश लेगेसी से कनेक्ट किया है। देन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पोर्ट्स वगैरह एंड ऑल, और इनलैंड वाटरवे भी है ना, उसका भी फायदा है, और चीप रॉ मटेरियल्स फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है। तो इसको हम प्रॉब्लम में भी दिखा सकते हैं, जैसे अभी इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप खराब हुआ है ना, तो जूट का जो डिपेंडेंस है हमारा हिस्टोरिकली रहा है ओवर ईस्ट, जो बांग्लादेश है, सॉरी ईस्ट बंगाल है, जो कि अभी का बांग्लादेश है, तो वो भी एक इशू है प्रॉब्लम्स। एंड देन हाउएवर इंडस्ट्री फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स, इन्होंने भी वे फॉरवर्ड दे दिया, पॉलिसी, ये प्रॉब्लम्स की इन्होंने बात की, पॉलिसी पैरालिसिस, ठीक है, लैक ऑफ मॉडर्न टेक, ये तो है बेसिक चीज़ें। देन रिडक्शन इन जूट ग्रोइंग रीजन, वो भी घटा है, क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट पड़ा है, फेलियर ऑफ जूट जो है बोर्ड है टू फैसिलिटेट इंडस्ट्री ग्रोथ, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स इन्होंने जेनरिक पॉइंट्स निकाले हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, जूट प्रोडक्ट्स हैव नॉट इवॉल्व, वही है वैल्यू एडिशन की बात। एंड देन वे फॉरवर्ड डाला है कि नीड फॉर रिवैम्प्ड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर जूट, स्कीम्स लाइक PLI जो है उसको बूस्ट करेगा मैन्युफैक्चर को, एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, यही बात हमने की है। एंड इन्होंने कंक्लूड कैसे किया कि जूट इज क्या है, मतलब इनका मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग अगर समझ रहे हैं, एज फाइबर फॉर फ्यूचर, ओके, एंड कैन हेल्प इन पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब सिंपल सा लिखा है, कंक्लूजन बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल लिखा है एक तरह से, मतलब कंक्लूडिंग लाइंस जो बताया उसकी इंपॉर्टेंस पे बात कर दी कि फ्यूचर में क्या इसका रोल रहेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डायमंड फैक्ट्री टुडे। आप लोग इस क्वेश्चन को करना, हम आते हैं डायरेक्टली टू टुडेज आर्टिकल। पहला आर्टिकल है स्टैम्पेड, जो लगातार हो रहा है, इसको हम समझेंगे खास करके मेंस पर्सपेक्टिव से, ये लगातार क्यों हो रहा है, और इसमें मेंस इनरिचमेंट के लिए मैंने अलग से चीज़ें डाली हैं, खास करके जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको भी मैंने इंक्लूड किया एक, ठीक है। इसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट से कनेक्ट कर सकते हो सब्जेक्ट जो है, और ये इंडियन एक्सप्रेस में अच्छे से एक्सप्लेन पेज में डाला हुआ था, वैसे तो आज ये न्यूज़पेपर के हर एक न्यूज़पेपर के पहले पेज पे ये आया होगा, पर जहाँ पे से अच्छे से हम चीज़ें समझ सकते हैं ना, वहीं से मैं आर्टिकल उठा सकता हूँ।
उठाता हूँ सो दैट आपको हेल्प मिले, ठीक है। सेकेंड थिंग इज जो फिजिकल हेल्थ है ना स्टेट्स की, उसको लेकर क्या का भी रिसेंट रिपोर्ट आया है लास्ट डेकेड को लेकर, तो उसी को हम एक तरह से एनालाइज करेंगे। ये हमारे GS3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड GS2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, खास करके जो फिजिकल फेडरलिज्म है इसको लेकर हमेशा न्यूज रहता है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे हेल्थ क्या है, उसमें एनालिटिकल एस्पेक्ट से 3 चीजें समझेंगे, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा अच्छे से। सो देन नेक्स्ट चलते हैं हम, जो आप लोगों को पता है टारगेट है हमारा, मतलब होम मिनिस्ट्री ने टारगेट तय किया है कि जो नक्सलिज्म है ना उसको वो 31 मार्च 2026 तक खत्म कर देंगे, ठीक है। उसी को लेकर ये आर्टिकल है, और इस आर्टिकल में खूबसूरती से बताया गया कि कैसे न्यूज आर्टिकल्स पढ़ के आप अपने आंसर्स लिख सकते हो और आपको पॉइंट्स मिलेगा, आज मैं दिखाऊंगा, ठीक है। देन हम ऑपरेशन जो ब्लैक फॉरेस्ट आई गेस, हाँ उसको भी देखेंगे क्या है। देन वी हैव अभी हमारे एस जयशंकर साहब जो है ना 80th मीटिंग में है, मतलब जो कि ऑलमोस्ट आज ही खत्म होगा 29 को। इसी को लेकर ये आर्टिकल है, एंड भारत ने करीब 30 कंट्रीज के साथ मीटिंग रखी, एंड उसमें ग्लोबल साउथ के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है ना मल्टीलैटरल, उसके साथ मीटिंग रखी, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानेंगे, कि प्रीलिम्स में उस पर क्वेश्चन आ जाता है। और ओवरऑल एक तरह से एनालाइज करेंगे कि भारत ने क्या किया इस बार UNGA मीटिंग में, क्या क्या उसके डिमांड्स थे, किन चीज़ों पे उन्होंने काम किया, ठीक है। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन और खास करके ग्लोबल साउथ के लिए ज़्यादा भारत ने वॉइस रेज किया है, तो वो भी हम देखेंगे। एंड देन वी हैव एस्ट्रोसैट, इसने 10 साल पूरा किया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या इन्होंने अचीव किया है, इसको भी हम देखेंगे। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये जो हमारा मिशन है इसरो का, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। पहला है व्हाई स्टैम्पीड्स हैपन, सो इसको हम देख सकते हैं, इस आर्टिकल को मैंने प्रॉपरली हाईलाइट किया, देखो। तो आप लोग ना इसको पढ़ लेना, आपको प्रॉपर PDF मिल जाएगा। मुझे आज थोड़ा काम है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस थोड़ा अर्ली, कल से मैं प्रॉपर PDF से ही करूँगा, ठीक है। सो व्हाई स्टैम्पीड्स हैपन, इंडियन एक्सप्रेस डिजास्टर मैनेजमेंट बता चुका हूँ। करूर जो तमिलनाडु में इंसिडेंट हुआ, आप लोग बिल्कुल अवगत होंगे कि रैली ऑर्गेनाइज बाय एक्टर एंड पॉलिटिशियन विजय जो है टर्न इनटू अ ट्रेजेडी व्हेन अनकंट्रोल्ड क्राउड मूव लेड टू स्टैम्पेड, ठीक है। And this is not an isolated case. In the past year, India has witnessed similar deadly incidents at religious gatherings, political rallies, railways. ऐसा आपको दिखेगा, आप कहाँ कहाँ हुआ है हम इसको भी देखेंगे। आंसर राइटिंग इनरिचमेंट भी मैंने इंक्लूड किया, सब होगा, ठीक है। तो अभी जो ये इंसिडेंट हुआ है, अभी मोर देन 40 पीपल की डेथ हुई है। एक मीटिंग हुई रखी थी, रैली रखी थी, जो साउथ के एक्टर हैं, आई मीन तमिलनाडु के जो एक्टर हैं विजय, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, तो उसी में ऐसा स्टैम्पेड वाला इंसिडेंट हुआ है। अब ये क्यों मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, और पहला जो है पहला आर्टिकल इसको क्यों रखा, अगर आप एक साल में देखो ना तो कम से कम 4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मतलब कि लगातार हो रहे हैं। देखो इंडिया में ये स्टैम्पिड की वजह से डेथ जो है ना कुंभ मेला के टाइम में शुरू हुआ था, जो कुंभ में हुआ था, उसके बाद लगातार हो रहे हैं। तो हमें ना इस पे ना एक क्वेश्चन जो है ना मेन मेड डिजास्टर इसको हम कह सकते हैं, उस पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस साल नहीं तो अगले साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हमें अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर रखना पड़ेगा, अच्छे आंसर हम कैसे लिख पाए, ठीक है। सो लेट अस सी आंसर राइटिंग इनरिचमेंट जो मुझे इस आर्टिकल में दिखा, तो NCRB का जो डेटा है ना उसके अकॉर्डिंग 2000 से 2022 तक इतने सारे डेथ्स हुए हैं स्टैम्पिड्स की वजह से, एंड 3 डेकेड्स में देखो, लास्ट 3 डेकेड्स में 4000 के आसपास लोगों की जान गई है, ठीक है। ये NCRB का डेटा है, हमारे होम मिनिस्ट्री की मतलब एक बॉडी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन जो रिसेंट इंसिडेंट्स हैं, मतलब एक साल के अंदर देखो तो करूर तो है ही, बेंगलुरु में आपको पता है RCB के जीतने के बाद जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, सेलिब्रेशन के टाइम में। देन वी हैव दिल्ली में हुआ था, आपको पता है, जो ट्रेन जा रही थी फॉर कुंभ मेला, तो वहाँ भी रेलवे स्टेशन पे हुआ था, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में। एंड देन गोवा में भी हुआ था, एंड महाकुंभ में तो हुआ ही था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अमावस्या था ना, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मतलब जनवरी में हुआ था। देन ग्लोबल केसेस भी देखे तो और भी जगह हुआ है, ऐसा नहीं कि बस इंडिया में हो रहा है, बट उनसे हम सॉल्यूशंस ले सकते हैं कि वो लोग रिपीट नहीं होने देते। और इससे रिलेटेड वी हैव सेंडाई फ्रेमवर्क, जो कि कैसे ये प्रिपेयर अपने आप को रखना है, मिटिगेट कैसे करना है, इसको लेकर हम इसको यूज कर सकते हैं कि इसको हम फॉलो करें, इसके डायरेक्टिव्स को फॉलो करें, तो इजीली हम ऐसे जो मेन में डिजास्टर हो रहे हैं उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, होने नहीं दे सकते, कम कर सकते हैं, और लोगों की कम जान जाएगी। रीजंस क्या है, सिंपल है, सडन ट्रिगर्स होते हैं, फॉल, पुश और रश लीडिंग टू पैनिक एंड क्रशिंग, ठीक है। ओवर क्राउडिंग रीजन है, रैलीज, रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस,
रेलवे स्टेशन हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा पहुँच जाते हैं, मतलब जो डेंसिटी है, कह लो डेंसली पैक्ड गैदरिंग्स होती है। देन वी हैव इनएडिक्वेट प्लानिंग, हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, ठीक है। डिलेड रेस्क्यू रिस्पॉन्स, इसमें भी डिले हो जाता है क्योंकि क्राउड जो है ना पूरे घेर के रखता है ना, जो अभी दिखा था वो विजय की रैली में। देन वी हैव हाई इमोशन गैदरिंग्स, सेलिब्रिटी जो रैलीज एंड रिलीजियस डिवोशन इंटेंसिफाइड डिसऑर्डर, जैसे फॉर एग्जांपल आरसीबी वाला हुआ था, तो काइंड ऑफ सेलिब्रिटी ही रीजन, मतलब उस तरीके से था कि विराट कोहली को देख पाए, ट्रॉफी के साथ देख पाए, तो इस तरह से लोग इमोशनली कनेक्ट करते हैं। देन लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, तो ये भी एक रीज़न है कि इन्फोर्स नहीं करते। तो मेनली मुझे दो रीजंस दिखे इस आर्टिकल में, स्पेसिफिकली मैं बता देता हूँ कि एक तो है फर्स्ट थिंग इज बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाती है, डेंसली पैक्ड हो जाती है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि हम ना रूल्स भी फॉलो नहीं करते, लोगों को जो एक गाइडलाइंस है उनको पता नहीं है, एक तो अवेयरनेस कम है, दूसरा हम फॉलो भी नहीं करते। अवेयरनेस भी है तो कितना कैसे जो है, अगर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, पहले तो ये सिचुएशन क्रिएट ना हो, अगर हो जाती है ना तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो उसको लेकर भी हमारे समझ नहीं है, मतलब या हम नहीं करते हैं उस हिसाब से, इसीलिए जान जाती है। पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास है, कैपेसिटी रेगुलेशन है, इन्फोर्स स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑन क्राउड नंबर्स, मतलब एक तो ओवर क्राउडिंग होने से रोकना पड़ेगा, इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डिज़ाइन एंड फ्लो जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, सेपरेट एंट्री एग्जिट रूट्स, ये इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करो ना, आप सीसीटीवी ड्रोन्स वगैरह यूज़ कर सकते हो कि कितने लोग हैं, कैसे हैं, उसको कैसे मॉनिटर करना, मतलब रियल टाइम मॉनिटरिंग में। कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट्स एंड जो साइनेज टू गाइड काम क्राउड्स, ठीक है। देन वी हैव ज़्यादा ट्रेंड प्रोफेशनल्स चाहिए, ये हाँ पर्सनल या प्रोफेशनल कह लो। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस भी हम करके रखें, एंड मॉक ड्रिल्स वगैरह, ठीक है। मॉक ड्रिल्स रेडीनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, इवन ऑर्गेनाइजेशन मेड अकाउंटेबल फॉर सेफ्टी ऑडिट्स एंड कंप्लायंस, ये भी है जरूरी है, ठीक है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी मैंने डाला है, जर्मनी में हुआ था लव पैरेड 2010 में, वहाँ भी 20 के आसपास लोग मरे थे, तो उसके बाद ना स्ट्रिक्ट क्राउड डेंसिटी नॉर्म्स वहाँ पे लागू हो गया, तो ऐसा दिखता नहीं है अब वहाँ। साउथ कोरिया में भी हुआ था, उससे भी हम सीख सकते हैं कि 2022 में हैलोवीन जो सेलिब्रेशन है उस समय हुआ था, तो उसके बाद ये रियल टाइम जो डेंसिटी मॉनिटरिंग है, जैसे कि हमने सीसीटीवी की बात की, एआई की बात की, एआई मैपिंग वगैरह, इसको यूज कर सकते हैं। पुलिस डिप्लॉयमेंट, ठीक है। देन सऊदी अरेबिया में आपको पता है कि हज में बहुत लोग जाते हैं एक साथ, तो उनको भी ये स्टैगर्ड एंट्री एंड टाइम्ड मूवमेंट, इस पे भी ध्यान रखा जाता है। वैसे सऊदी अरेबिया में भी कुछ दिन पहले लोग मारे गए थे, बट इट वाज नॉट ए स्टैम्पेड रीजन, आई थिंक इट वाज एक्सेसिव हीट की वजह से लोगों की जान गई थी। एंड यूके में जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, ऑल सीटर स्टेडियम्स, इमरजेंसी एग्जिट्स मैंडेटेड, इसको ये लोग अच्छे से प्लान करके करते हैं कि स्पोर्ट्स केंद्रीय जैसे हुए आरसीबी वाला, तो उसको अच्छे से मैनेज करते हैं। तो हम इन सब का अगर एग्जाम्पल लें, जैसे कि इन्हीं पॉसिबल सॉल्यूशंस में हम इनको यूज करते हुए पॉइंट सब्सटेंशिएट करें, तो और निखर के आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो यही है, आप इसको पक्का अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि आप डेफिनेटली देखोगे कि इससे क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जाने गई हैं लास्ट 1 ईयर में। ओके, सो लेट अस गो टू द सेकेंड आर्टिकल, एंड ये है जो कैग का रिपोर्ट है, रिसेंट रिपोर्ट shows that the while states tax revenues have improved after the pandemic, emergency spending and rising borrowings, देखो स्टेट्स का टैक्स रेवेन्यू बेहतर हुआ है, ये अच्छी बात है, लेकिन स्पेंडिंग एंड राइजिंग ऑफ बोरोइंग्स हैव पुट फिजिकल हेल्थ अंडर प्रेशर, ये दिक्कत हो गया है। मतलब कि जो इमरजेंसी स्पेंडिंग है ना, जो कोविड के टाइम से शुरू हुआ था, वो बढ़ गया है। इसकी वजह से क्या हुआ, बोरोइंग्स ज़्यादा सरकार ने की है। एंड सम स्टेट्स रिपोर्ट सरप्लसेस, कुछ स्टेट्स का सरप्लस भी आया, बट रियलिटी में वो डेट मतलब कि अपने ऊपर इंटरनल होती है ना, स्टेट्स के पास एबिलिटी होती है, वो उन्होंने ऐसा नहीं डेवलप किया कि इंटरनली खुद को फाइनेंस कर ले। अब चार्ट समरी देखो, 4 चार्ट में इस पूरे आर्टिकल को बांटा गया है, कह लो टेबल चार्ट जो भी है। ओके, सो लेट मी सी, ये चौथा रहा, ठीक है। देखते हैं, तो पूरी समरी देख लेते हैं। ये डेटा ड्राइवन जो है आर्टिकल, इसको आप यूज कर सकते हो। अगेन ये भी मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल ही कह सकते हो कि ग्रॉस बोरोइंग्स जो है ना, शार्प राइज अक्रॉस ऑल स्टेट्स, ये बढ़ गया है, ठीक है। एंड मैं इस चीज को जोर दे के कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही खराब ट्रेंड है, इसके लिए बस इमरजेंसी जो है उसको रीजन नहीं देना चाहिए। आज जो स्टेट में
ये स्कीम्स आ रहे हैं ना, वो ऐसे आ रहे हैं कि जिससे आपका वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं हो रहा है। वो रेवरी कल्चर वाला एक रीजन है जिसपे इस आर्टिकल में कम बात की गई है। ठीक है। सो लाइबिलिटीज जो है एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी, मतलब स्टेट का जो होता है ना जीडीपी, उसको जीएसडीपी पे बोलते हैं। वो जो है ना, पंजाब, राजस्थान एंड बिहार रिमेन एट टॉप, 40% के आसपास ये हो गया है। एंड उत्तर प्रदेश ने इंप्रूव किया इसमें। ठीक है। ये है तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, बोरोइंग्स एज परसेंट ऑफ जीएसडीपी। एक तो लाइबिलिटीज हो गया, दूसरा बोरोइंग्स हो गया। वो राइजिंग फास्ट इन हरियाणा, राजस्थान के एंड केरला रिमेन्स कंसिस्टेंटली हाई। केरला तो बहुत हाई है इसमें। देन उसके बाद ओवरऑल देखो तो ऑल मेजर स्टेट्स हैव बोरोड फार फ्रॉम, मतलब कि देखो यहाँ पे सब स्टेट बराबर हैं, कोई कम कोई ज्यादा नहीं। ऑल मेजर स्टेट्स हैव बोरोड फॉर फार मोर इन 2022-2023 कंपेयर टू 2016। मतलब ये डेकेटल है ना, आपको बताया था ना मैंने शुरू में। तो इसका एक रीजन कोविड था, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इनसाइट में देखो तो मैंने ये लिखा कि फ्यू स्टेट्स लाइक यूपी इंप्रूव्ड डेट रेशियोज, इसमें यूपी इंप्रूव किया है, बट ओवरऑल बोरोइंग्स रिमेन हाई, इसमें कोई कमी नहीं आई है। पोस्ट कोविड वेलफेयर स्पेंडिंग एंड वीक रेवेन्यू बायंसी इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन डेट। ठीक है। ठीक है। वेलफेयर स्पेंडिंग एंड वीक रेवेन्यू बायंसी, इसकी वजह से जो है बोरोइंग्स बढ़ गई। आपको पता है, इससे ये भी हमें दिखता है कि स्टेट कितना डिपेंडेंट है। सो ओवरऑल अगर देखो तो इस आर्टिकल में हमने तीन चीजें देखी। एक तो पोस्ट पैंडेमिक क्या हुआ है, स्टेट के बोरोइंग्स पे इम्पैक्ट बढ़ा है ऑलमोस्ट सारे स्टेट में। उसके बाद फिजिकल फेडरलिज्म एस्पेक्ट से देखो तो अगर बोरोइंग्स बढ़ा है तो स्टेट जो है ना डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये डिपेंडेंसी भी बढ़ गई है। एंड द थर्ड थिंग इज जो डेट सस्टेनेबिलिटी है, जो है लार्ज बोरोइंग्स हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट का भी डर रहता है। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर भागने शुरू कर देता है कि अगर डेट जो है जीडीपी के जो रेशियो है, मतलब स्टेट वाली जीडीपी, तो उस राज्य से ना प्राइवेट सेक्टर जो है ना बाहर निकलने की कोशिश स्टार्ट कर देता है। तो इस एस्पेक्ट से हम इस आर्टिकल को देख सकते हैं। देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल, और ये बहुत सुंदर सा आर्टिकल है जहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे मेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं, कि इन आर्टिकल्स को कैसे न्यूज़पेपर पढ़ के आप मेंस के लिए पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो। देखो ये वाला पार्ट, मिस्टर शाह सेड आर्म्स सप्लाई टू द बैंड आउटफिट हैड बीन रिड्यूस्ड बाय 90% सिंस 2019। ठीक है। तो विथ एजेंसीज सच एज ईडी एंड एनआईए क्रैकिंग डाउन ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो कैसे एड्रेस कर रहे हैं, जो आपको पता है। पहले कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि यूनियन होम मिनिस्टर एक मीटिंग में थे, मतलब एक आई थिंक समिट में थे। ठीक है। सो रूल्ड दैट एनी सीज फायर विथ माओइस्ट, माओ आपको पता है ना, जो मतलब कि नक्सलिस्ट हैं उसको माओइस्ट बोलते हैं। माओ के जो आइडियोलॉजी है, माओ जदांग जो थे प्रेसिडेंट ऑफ चाइना एक टाइम, आई थिंक 1960s में, तो उन्हीं के जो है आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं। गन इन्होंने उठा रखा है। ठीक है। रिटरेटेड दैट द वायलेंट नक्सलिज्म विल बी इरेडिकेटेड बाय, ये हमारे टारगेट रखा है 31 मार्च 2026 तक। एंड ही सेड दोज हु सरेंडर विल बी रिहैबिलिटेड। देखो ऐसा भी प्रोविजन है कि बस मारना या उनको फोर्सफुली नहीं करना है, रिहैबिलिटेशन के लिए भी हमने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है। बट द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द बैंड सीपीआई। माओइस्ट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सरकार ने बैन कर रखा है, और वो नक्सल गतिविधि में शामिल रहती है। ठीक है। तो इसको सीपीआई एम जो है मतलब कि आपको पता होगा ना, एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, उससे कनेक्ट करके मत देखना, वो अलग चीज है। ठीक है। तो ये माओइस्ट है, सीपीआई माओइस्ट, ये इसको बैन कर रखा है। सो गवर्नमेंट मेजर्स क्या लिया है इन नक्सलिज्म। अब यहाँ देखो, ये यहीं से मैंने उठाया है, और कैसे हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं। और अगर ये 2026 31 मार्च तक ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ आपको क्वेश्चन भी दिख सकता है नेक्स्ट ईयर मेंस के एग्जाम में। सो पहले तो आर्म्स सप्लाई कट कर दिया। देखो मिस्टर शाह सेड आर्म्स सप्लाई टू द बैंड आउटफिट हैड बीन रिड्यूस्ड बाय 90% सिंस 2019, पहली चीज। और इसमें एक्टिव रोल जो है एजेंसीज लाइक ईडी एंड एनआई जो है इसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रही है। खास करके जो फाइनेंशियल नेटवर्क्स, इनको जो पैसे मिल रहे थे ना, जिस फंड मिल रहे थे, उनको भी उसकी भी कमर तोड़ दी। देन वी हैव सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग, इसको भी भारत सरकार ने इसको स्ट्रेंथन किया, होम मिनिस्ट्री ने। फोर्टिफाइड कैंप सेटअप वल्नरेबल एरियाज। देन वी हैव इनहेंस्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग अक्रॉस द एजेंसी, कोऑर्डिनेशन बेटर किया। उसी पॉइंट को फिर से इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन, एक तो एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हुआ, डिफरेंट एजेंसीज, और दूसरा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो
मतलब कि एजेंसीज, सॉरी, जो मतलब फेडरल लेवल पे देखो तो ये भी कोऑर्डिनेशन बेटर हुआ। एक और इसके पीछे रीजन है, तो अगर देखो तो सेंटर में जिनकी गवर्नमेंट है और स्टेट में जिनकी गवर्नमेंट है वो अब सेम ही है ऑलमोस्ट। अगर झारखंड को छोड़ दो, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मतलब जो मोस्ट जो, या आंध्र प्रदेश में आप देख लो कि एनडीए की सरकार है, तो इसका भी एक मतलब समहो कह सकते हैं फायदा तो मिलता है, कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है, ठीक है। सो वी हैव देन मिलिट्री एंड पुलिसिंग ऑपरेशन, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट टू रूट आउट माओइस्ट प्रेजेंस, इसी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। देन वी हैव काउंटर आइडियोलॉजी एफर्ट्स पे भी हम फोकस कर रहे हैं। जो माओइस्ट जो नैरेटिव फैलाते हैं ना आइडियोलॉजी की, उनका कहना सही है और उनकी ज़मीन को छोड़ देना चाहिए, या जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको रोक देना चाहिए, तो उसी चीज़ को काउंटर जो है नैरेटिव भी हम उस लेवल पे भी एफर्ट लगा रही है हमारी होम मिनिस्ट्री एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। एंड देन रिहेबिलिटेशन अप्रोच भी है हमारा, माओइस्ट हु सरेंडर विल गिवन अ रेड कारपेट वेलकम, ठीक है, एंड रिहेबिलिटेटेड इनटू सोसाइटी, ये भी ऑप्शंस खोले रखे हैं। तो मतलब कहते हैं ना, हर ऑल मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाया है टू एड्रेस दिस, टू इरेडिकेट जो वायलेंट नक्सलिज्म इंडिया में, उसके लिए, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ दिखेंगे। लेट अस गो टू द फोर्थ आर्टिकल, एंड दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट इन मेनी सेंस, और ये खास करके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए तो है ही, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हम इसको देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज, अभी यूएनजीए में मीटिंग हो रही है, आपको पता है 80th मीटिंग हुई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बार नहीं एड्रेस किया, बट हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। 3 स्पेशली जो चीज़ें उन्होंने की है, मतलब कह लो कि हमने जो ट्राई किया अपने साइड से, पहला है ग्लोबल साउथ के कॉज को लेकर हमने बहुत ज़्यादा मीटिंग्स किए एंड उनके कंसर्न को रेज किया। इंडिया एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, ये आप देख सकते हो, हमारे इनिशिएटिव से पता चलता है जो हम कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज, जो ट्रम्प कर रहा है, मतलब आई थिंक आप लोगों को क्लैरिटी मिल ही गई होगी। ट्रम्प जो जिस तरह से ग्लोबल ट्रेड को टर्मोइल की तरफ, मतलब ग्लोबल ट्रेड का टर्मोइल हो रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उस चीज़ को भी इंडिया ने रेज किया है, मतलब मे बी डायरेक्टली ना किया हो बट इनडायरेक्टली किया है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज यूएनएससी का रिफॉर्म, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग है, लंबे समय से हम चाह रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी इंडिया ने जोर दिया है, ठीक है। तो हम ओवरऑल देखते हैं कि क्या क्या है, मतलब एनालिटिकल एस्पेक्ट से देखें तो ये 3 चीज़ें हमने मेनली इस पे फोकस किया, हमारी इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो एट द 18th यूएनजीए हाई लेवल वीक जो मीटिंग हो रही है, इंडिया इंटेंसिफाइड इंगेजमेंट विद द ग्लोबल साउथ, स्ट्रांगली क्रिटिसाइजिंग इजराइल्स एक्शन इन गाजा। देखो ये भी चीज़ है जो मैंने मिस कर दिया। यूएस ट्रेड पॉलिसीज 3, एंड द लैक ऑफ यूएनएससी रिफॉर्म चार्ट, ठीक है। तो इसराइल को लेकर इंडिया, यू नो कि हमारी एक अच्छी रिलेशन है इसराइल, खास करके हमारे डिफेंस इंपोर्ट्स हम करते हैं इसराइल से। तो उस चीज़ को देखते हुए जो गाजा में वो कर रहा है, तो उसको लेकर जो इंडिया का वॉइस है ना, थोड़ा हार्श हुआ है एज कम्पेयर टू पहले, जिस तरह से हमारा जो है रिस्पॉन्स होता था टू द इजराइल्स एक्शंस ऑन पैलेस्टीन या गाजा कह लो, ठीक है। तो इस एस्पेक्ट में भी हम इसको देख सकते हैं। तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के इसमें डिस्कशन हुए हैं बहुत सारे, देख लो बहुत सारे हैं, मैंने इसको पिन पॉइंट कर दिया है कि आप, और इसमें से कई तो ऐसे हैं जिनके साथ मीटिंग्स जो हमारे एस जयशंकर साहब ने किया ना, मतलब 30 बायलैटरल मीटिंग्स की हैं हमारे जो है फॉरेन मिनिस्टर ने, 31 बायलैटरल मीटिंग्स विद फॉरेन मिनिस्टर्स वेयर, ठीक है। तो इसमें कुछ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है ग्लोबल साउथ के, उनके साथ बैठे और इन्होंने डिस्कस किया। अब तो वो कौन कौन से हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। ब्रिक्स आपको पता है 2019 में एज ब्रिक आया था, तब साउथ अफ्रीका नहीं ज्वाइन किया था, बट 10 में वो ज्वाइन किया, एंड देन करंट मेंबर्स अभी 10 हो गए हैं, ठीक है। इसमें सऊदी अरेबिया नहीं होगा, ये गलती हुई है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। सऊदी अरेबिया नहीं मेंबर है इसमें, इंडोनेशिया इज द 10th मेंबर, ओके। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, इकोनॉमिक कॉपरेशन, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, ये इसका ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स का। इनके साथ भी मीटिंग हुई। देन इब्सा है, आपको पता है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम है, फाउंडेड इन 2003, जो कि ब्राजीलिया डिक्लेरेशन से आया है। मेंबर्स इसके हैं इंडिया, ब्राजील, इब्सा नाम ही है, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, यही साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए बना है, पॉवर्टी रिडक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यूएन रिफॉर्म्स पे ये फोकस करते हैं। तो देखो ब्रिक्स में से चाइना और रसिया हटा लोगे तो ये इब्सा हो जाएगा, यही है सिंपल।
मतलब इनफॉर्मल ग्रुप है, कोई ऐसा हेडक्वार्टर वगैरह नहीं है, ऐसे ही यूएन में टेबल लगा के मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। देन वी हैव इंडिया सीलैक, कम्युनिटी ऑफ लेटिन अमेरिकन कैरेबियन स्टेट्स, 33 मेंबर्स हैं, यूएसए कनाडा नहीं है इसमें, ठीक है, इसका मेंबर नहीं है, बट लेटिन अरेबियन और कैरेबियन कंट्रीज इसके मेंबर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सीलैक क्या है, ठीक है। 33 मेंबर्स, फाउंडेड इन 2010, ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनल इंटीग्रेशन, कॉपरेशन इंडिया इन ट्रेड, एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड मल्टीलैटरल रिफॉर्म, ठीक है, ऑलमोस्ट सबके सेम ही है ऑब्जेक्टिव्स। देन वी हैव सीका, ठीक है, सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम, 8 मेंबर्स हैं, 1991 में इसको जो है फाउंड किया गया था, एंड इसको टेजीसी गाल्पा टेजूसिया गाल्पा प्रोटोकॉल से किया गया था, ठीक है। 8 कंट्रीज जो है ना सेंट्रल अमेरिकन, एक है नॉर्थ अमेरिका, एक है साउथ अमेरिका, और उसको जो कनेक्ट करता है इसको सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। तो इसी में 8 मेंबर कंट्रीज ने इसको बनाया, जो कि इकोनॉमिकली जो है एक वीकर कंट्री कह लो, कम मतलब कि लो इनकम कंट्रीज में इसको आप काउंट कर सकते हो। वही ऑब्जेक्टिव है इनका, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। एक तो कैरेबियन वाला हो गया, लेटिन अमेरिका हो गया, उसके साथ साथ सेंट्रल अमेरिका का सीका है। देन वी हैव फीपिक, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन, इसको इंडिया ने ही लॉन्च किया था 2014 में। पैसिफिक आइलैंड्स आपको पता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, जिसमें कि 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ इंडिया ने एक मतलब कि फोरम बनाया, एंड इंडिया उसके साथ 14 के साथ इंगेज कर सके अच्छे से। ऑब्जेक्टिव है क्लाइमेट चेंज, खास करके इन कंट्रीज के साथ इशू है ना, आइलैंड्स हैं, ये डूबने का खतरा इनके ऊपर सी लेवल राइज की वजह से है, तो इंडिया स्पेशली इनके साथ इंगेज कर रहा है, इनके प्रॉब्लम्स को रेज कर रहा है ग्लोबल लेवल पे यूएनएससी में। तो क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्ट्रेंथिंग इंडियाज आउटरीच इन पैसिफिक, खास करके पैसिफिक में इंडिया का रीच बढ़े, इसका भी एक पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। देन वी हैव L69 ग्रुप, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, पहले भी ये न्यूज में आया है। तो इसको मिड इसको मिड 2000s में नेम्ड बाय आफ्टर यूएन ड्राफ्ट रिजोल्यूशन 69 L69। तो इसमें टोटल 42 डेवलपिंग कंट्रीज हैं अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, पैसिफिक, एंड इनका सोल फोकस है ना कि यूएनएससी रिफॉर्म हो और ग्लोबल साउथ की, मतलब यूएनएससी रिफॉर्म में ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन बढ़े। देन वी हैव, मतलब मेनली यही इनका रीजन है, ठीक है, ये भी इनफॉर्मल ग्रुप है। देन वी हैव C10, कमिटी ऑफ 10 अफ्रीकन यूनियन स्टेट्स ऑन यूएनएससी रिफॉर्म्स, ये भी यूएनएससी रिफॉर्म के लिए स्पेशल बनाया गया। 10 अफ्रीकन यूनियन स्टेट्स में अल्जीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, कीनिया, लीबिया, नामीबिया, याद नहीं रहेगा इतना, बट देख लो, सीरिया, युगांडा। हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि 10 यूनियन स्टेट्स जो है ना, यूनियन स्टेट्स ऑन यूएनएससी रिफॉर्म, ये कहाँ के रिलेटेड है, ठीक है। एंड रिप्रेजेंटेड अफ्रीकाज इजुलविनी कंसेंसस ऑन यूएनएससी रिफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, और ये रिलेटेड है C10 से, ऐसे नोट्स बनाना, ओके, बहुत बच्चे बनाते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट एंड और लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। आज मैंने मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल इसलिए नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी मेंस रिलेटेड आर्टिकल्स ही थे मेनली, सो ओवर बर्डन ना हो। सो एस्ट्रोसैट के बारे में जान लेते हैं। इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, एस्ट्रोनट, एस्ट्रोसैट, लॉन्च्ड इन, इसको 10 साल पूरे हुए हैं, मैंने शुरू में बता दिया। और ये इसका ऑब्जेक्टिव पे हम सीधे आएंगे कि इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स इन यूवी, विजिबल, लो एंड हाई एनर्जी एक्स रे रीजन्स, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, मल्टी वेवलेंथ जो है इसमें ऑब्जर्व करता है, टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स इन यूवी, विजिबल एंड लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे रीजन्स, इस तरह से ये मतलब ऑब्जर्व करता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड साइमल्टेनियस डेटा फ्रॉम द डिफरेंट बैंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो ये तो हो ही गया ना, डिफरेंट बैंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देन इनेबल इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स टू कोलैबोरेट ग्लोबली इन फ्रंटियर स्पेस साइंस रिसर्च, मतलब इंडिया को एक स्टैंड देता है। अब ये कब लॉन्च हुआ था, सितंबर 28, आज 29 है, तो इसीलिए आर्टिकल आया है। एंड 10 साल इसने पूरे किए। PSLV C30 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। अब मुझे बताओ PSLV एंड GSLV, इसके बीच का डिफरेंस बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड जो एजेंसीज इन्वॉल्व हुई थी ये सारी हैं, हमें इतना ध्यान नहीं देना, बट वैसे ही मैंने लिख दिया, एक ओवरऑल आइडिया हो। पे लोड्स भी हैं, अब याद नहीं रहेगा, 5 पे लोड्स भेजे गए थे, ये भी याद नहीं रहेगा, बट फिर भी देखना है तो देख सकते हो आप। एंड की फाइंडिंग्स पे हम फोकस करते हैं। ब्लैक होल्स टू न्यूट्रॉन स्टार्स इन्होंने फाइंड करा है। प्रोवाइडेड वैल्यूएबल डेटा ऑन हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिकल फेनोमेना,
एक्सो प्लैनेट्स एंड स्टार्स को भी एक तरह से ऑब्जर्व किया है, ठीक है। द नियरेस्ट स्टार जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है ना, सन के बाद। देन वी हैव गैलेक्सीज को भी इन्होंने एक तरह से डिटेक्ट किया है, डिटेक्टेड फार अल्ट्रावायलेट photons from galaxies 9.3 billion light years away. Okay, enabled first time observation across UV to X-ray spectrum simultaneously. ठीक है, and then we have helped in understanding star formation. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो यूपीएससी का फेवरेट पार्ट है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एंड गैलेक्सी इवोल्यूशन, मतलब एक ओवरऑल कह लो तो स्पेस ऑब्जर्वेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको इसने फाइंड करने की कोशिश की है। एंड इनिशियली इसको 5 साल के लिए ही लॉन्च किया गया था, दो डिजाइन फॉर 5 years। इट कंटिन्यूज टू प्रोवाइड वैल्यूएबल डेटा एंड अभी तक ये जो है ऑपरेशनल है, ठीक है। हैज़ इनेबल्ड ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज इन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। सो ये था एस्ट्रोसेट, हमें इसके बारे में बेसिक जानना था। हमारे इसरो ने इसको लॉन्च किया था एंड 10 साल इसने पूरे किए और एक तरह से उपलब्धि है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको एक ग्लोबल लेवल पे एक मतलब फ्रंट लेवल पे हम बात कर सकते हैं, हमारे पास डेटा इसने इस तरह से प्रोवाइड करा है, ठीक है। सो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, ये आंसर है, ठीक है। सो ये आपको प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगा, बट आप कमेंट सेक्शन में इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे, कल से और बेहतर वे में करेंगे। आपको मैं मतलब कि जो कोड सेगमेंट है इसको भी इंक्लूड करूंगा कल से। मैंने शुरू में ही बताया था, मेरे पास थोड़ा आज कम वक्त था, मुझे कुछ काम है इसलिए। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि आप लोग ना कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना प्लीज़। अगर एक बार लिखा है ना तो लिखते रहना, और मैं कोशिश करूंगा रिव्यू कर दूं, बट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया मेजर पॉइंट्स, मेजर थिंग्स डिस्कस कर दिया। अब आपको लिखना है। आप मैंने पहले ही कल टॉपिक बता दिया था, तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज। उसी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करते हुए ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, पॉइंट्स जनरेट कीजिए। हो सकता है पॉइंट सब्सटेंशिएशन के लिए आपको थोड़ा बहुत डेटा चाहिए, तो उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो फ्रॉम दी गूगल और वट एवर, और उसके बाद एक प्रॉपर आंसर लिख के मुझे भेजिए 7 to 9 PM। मैं कोशिश करूंगा जितने बच्चों का रिव्यू हो पाए वो हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं हम कल। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एंड इंडिया जीत गई।